सो आज अपन स्टार्ट करेगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीनिंग से क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? मिलाना। कंसोलिडेशन मतलब मिलाना। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में क्या मिलाएगा? फिगर्स को मिलाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एट द एंड ऑफ द डे हम अकाउंट सीखते किसके लिए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। और हमारे यूजर्स होते कौन है? वही इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, मालिक, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय, यही सारे हैं जिनको मुझे मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है। कैसे देते हैं हम? इस दिन ऐसा किया, उस दिन ऐसा किया, ऐसा हुआ, ये आया, वो ऐसे करते हैं क्या? तो क्या देते हैं हम उनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही देते हैं ना हम लोग उसको। तो करना क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, उसको मर्ज कर दो, इट बिकम्स कंसोलिडेशन। मतलब एक इंसान, एक बिजनेस जिसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, बट वो अपने यूजर्स को क्या दिखाना चाहेगा? सब बिजनेसेस का क्रक्स, कि सारा बिजनेस मिला के मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। इंडिविजुअल बिजनेस का तो अकाउंटिंग करता ही होगा, बट उसको अपने यूजर्स को सारा बिजनेस को मिला के इंफॉर्मेशन देना होगा ना। वो जो सारा बिजनेस को मिला के जो इंफॉर्मेशन होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसोलिडेट नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, अब बड़ा मानुष के अंदर जैसे अपना रिलायंस। रिलायंस क्या करता है? रिलायंस एक कंपनी। क्या रिलायंस एक ही कंपनी है क्या? अंबानी जी के पास एक ही कंपनी है क्या? उसके पास और भी बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, न्यूज नेटवर्क, टीवी 18 शायद उसी का है, न्यूज 18, जियो। क्या रिलायंस और जियो एक है क्या? अलग अलग कंपनीज है। रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी वेयरएज जियो इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी। ठीक है, फिर हेमलीज रिलायंस का ही है। ठीक है, तो ऐसे करके रिलायंस के पास बहुत सारी कंपनी है। रिलायंस पेट्रोकेम, अलग अलग कंपनीज है रिलायंस के पास। ये सारी कंपनीज अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती होगी, बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। बट रिलायंस अपने यूजर्स को, he is liable, he is obliged to give all the information related to all the businesses of the Reliance. तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले तो वो रिलायंस का खुद का बैलेंस शीट पीएल बनाता है, बाकी सारी कंपनीज अपना अपना बनाती है। एट द एंड वो क्या करता है? उन सबको मर्ज करके एक जगह प्रेजेंट करता है एंड शो करता है अपने यूजर्स को। उसी को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन। बट क्या ये हर एक को करना होता है क्या? आपको पता होगा कि जियो के अंदर कुछ टाइम पहले फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा परसेंटेज, मतलब 2-3% स्टेक खरीदा उसने, कितना, 100 करोड़ रुपए में। ठीक है, 3% स्टेक या 2% स्टेक खरीदा उसने रिलायंस में। तो बताओ, क्या फेसबुक भी रिलायंस को कंसोलिडेट करके दिखाएगा क्या? यहाँ कंसोलिडेशन काम नहीं आता। हम कंसोलिडेशन किसको करते हैं? सपोज तुम्हारा एक घर है, ठीक है, एक यहाँ घर है, एक अपने गांव में घर होता है, नेटिव प्लेस में घर है, ठीक है, और कहीं पे भी एक बंगलो है। तो तुमको जब प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या करेगा? सारा प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट करके बोलेगा ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, राइट। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में क्या है, सिर्फ तुम्हारा 20% का स्टेक है। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में सिर्फ 20% का स्टेक है, तो उस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को तुम अपना प्रॉपर्टी बोल देगा क्या? कभी नहीं बोलेगा ना, 20% तक का ही है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन कब होता है पता है? जब वो कंपनी आपकी है, जब आप बोल सकते हो कि ये कंपनी मेरी है। हम किसी कंपनी को मेरा है कब बोलते हैं? जब तुम उस कंपनी में कंट्रोल करता है, मतलब तुम जैसा चाहेगा वैसा ही उस कंपनी को करना पड़ेगा, तभी तो तुम बोलेगा ना मेरा है। अदरवाइज तो वो तुम्हारा कहां से हुआ ही नहीं ना। जैसे कि सपोज तुम 20% का किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाकी 80% कोई दूसरा कर रखा है, तो बताओ किसका ज्यादा चलेगा वहां पे? 80% वाले का ज्यादा चलेगा ना, तुम्हारा क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यदि मेजोरिटी तुम्हारे पास होता, सोचो 51% तुम इन्वेस्ट किया हुआ होता और 49% कोई और किया हुआ होता, तब फिर किसका चलता? तुम्हारा चलता ना। यानी कंसोलिडेशन में बेसिकली
हम लोग उन कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को कंसोलिडेट करते हैं जो हमारी खुद की है। हमारी बोलने का मतलब है हमारी। और कोई भी कंपनी हमारी कब होती है? जब उस कंपनी पे हमारा कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल कैसे आ सकता है? जब आप 51% से ज्यादा शेयर्स उस कंपनी के अपने कर लो। किसी भी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर्स यदि मेरे पास है, मैं ही उस कंपनी का मालिक। बाकी तो सारे क्या हो गए? छोटे आदमी हो गए मेरे से। एक तो वो है, तब मेरा कंट्रोल है। या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले तो कंपनी के सारे बड़े आदमी, उनको मैं ही कंट्रोल करता हूँ। मेरा मन होगा तो ये चेयरमैन बनेगा, मेरा मन होगा तो ये सीईओ होगा, ये सीएफओ होगा। आज इसको निकाल दो, आज इसको अपॉइंट करो, मेरा ही चलता है वहां पे। इसका मतलब कंट्रोल किसका है? मेरा है। इसी को बोलते हैं कंट्रोल। कोई भी कंपनी जिसपे आपका कंट्रोल है, दैट मीन्स दैट इज योर कंपनी। यानी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मर्ज करके अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा। तो यानी कंसोलिडेशन का काम कहाँ पे आता है? वहां पे आएगा जहां पे कंपनीज के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी इट मींस होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशन होगा तब। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी 51% से ज्यादा आपके पास है, दैट मींस यू आर द होल्डिंग। इसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट कंपनी। एंड उसके नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? सब्सिडियरी कंपनी को होल्ड करी। जैसे कि रिलायंस ने क्या किया? हेमलीज का 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हेमलीज का जो पुराना मालिक था उसने अपने आप को बेच दिया। उस कंपनी का 51% से ज्यादा रिलायंस के पास है, बाकी दूसरों के पास में है। इसीलिए रिलायंस इज द पेरेंट कंपनी, वेयर इज हेमलीज इज द सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है? तो जब जब आपका ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप आएगा, तब तब आपको कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके यूजर्स बोलते हैं कि रिलायंस सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी तो हेमलीज भी है ना, वो भी तो आप ही की है। तो उसमें भी बताओ आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो वो अलग अलग नहीं बताते, वो क्या करते हैं? सबको मर्ज करके फिगर डेटा एक साथ में देते हैं। उसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन का काम कहाँ आएगा? जहां पे होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। और ये होल्डिंग सब्सिडियरी का मतलब होता है कंट्रोल होना। कंट्रोल कब होगा किसी कंपनी पे? जब 51% से ज्यादा है, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना ही कंट्रोल है, या फिर कंपनी का कोई भी मेजर डिसीजन मेकिंग होता है उसमें आपका ही चलता है। जैसा आप बोलते हो वैसा ही उस कंपनी में काम होता है। इसका मतलब कंट्रोल आपका है। दैट मींस दैट कंपनी इज योर्स एंड आपको उसका कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। आया बात समझ में? सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप में हम कंसोलिडेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला, फेसबुक ने जियो के अंदर में 3% अराउंड स्टैक खरीदा था ना। दिस इज नॉट अ होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। 3% खरीदने से कंट्रोल थोड़ी आ गया जियो का उसके पास में? कंट्रोल तो नहीं आया ना। तो ये क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। जब कोई बिजनेसमैन बहुत पैसा होता है, वो या तो क्या करता है? अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देता है, या फिर वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। लेकिन सपोज उसने 20%, 25%, 10%, 30% ऐसा ही खरीदा है, एक्वायर किया है। इसका मतलब उसका उस कंपनी में कंट्रोल नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट कंपनीज। उस कंडीशन में उसको कंसोलिडेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनता है? जब आपका होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो। यानी कंट्रोल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये कंपनी मेरा ही है। सिर्फ 10%, 20%, 30%, इवन 50% तक भी स्टेक आपका है ना, तभी भी यू कैन नॉट से कंपनी आपका है। 51% या उससे ज्यादा होना ही पड़ेगा, 50% से ज्यादा होना पड़ेगा। क्लियर है? एंड और एक होता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? एसोसिएट कंपनीज क्या होता है, समझ में आया? कि जब आपके पास पैसा है, आप क्या करते हो? जस्ट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा हुआ है दूसरी कंपनी में, तो इसका मतलब वो आपकी एसोसिएट कंपनीज है। आप उसमें एसोसिएटेड हो। आपने पैसा इन्वेस्ट किया ना, इसका मतलब आप एसोसिएटेड हो उसके अंदर में। ज्वाइंट वेंचर का मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए दो कंपनी, यस, एक पर्टिकुलर काम के लिए जब दो कंपनी मिल जाते हैं ना, उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। इसके अंदर में कोई होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, आइडिया और वोडाफोन इज अ मर्जर। वो मर्जर का केस आ गया।
एमालगमेशन हो गया उसको, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो आइडिया वोडाफोन का एग्जांपल आएगा अपने एमालगमेशन वाला चैप्टर में। BMW और एक चाइना की कंपनी है, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, उन्होंने मिला, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सेगमेंट है और BMW कार्स वगैरह बनाती है। तो चाइना में उन्होंने कुछ लॉन्च करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया, जहाँ पे BMW अपना कार सप्लाई करेगी, वो अपना इलेक्ट्रिक का कुछ सप्लाई करेगा और मार्केट में सेल होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर, एक पर्पस के लिए। वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि BMW ने पहले उस कंपनी का 51% खरीदा फिर तो वो उसी का ही हो जाता ना, ऐसा कुछ नहीं, दोनों मिलके काम कर। आईफोन और जियो करता है। हाँ, इट इज अ जॉइंट वेंचर, आईफोन एंड जियो, कि जियो का सिम में ऑफर रहता है ना कि आईफोन के साथ में क्लब हो गए, तो इट इज अ जॉइंट वेंचर। क्लियर है? एसोसिएट कंपनीज तो समझ में आया कि नॉर्मल हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, एंड होल्डिंग सब्सिडियरी कब होता है, जब आपका 51% से ज्यादा, या फिर क्या हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कंट्रोल है या मेजर डिसीजन मेकिंग में आपका ही चलता है, तब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ होल्डिंग सब्सिडियरी। और जब जब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप होगा तब तक अपने को क्या करना है, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। बट एक बात बताओ, ये जो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, क्या ओवर द नाइट आ जाता है क्या? एक दिन में नहीं बनता है। यदि एक दिन में बनने लगा तो बात ही खत्म। लोग क्या करते हैं, जैसे रिलायंस को बहुत बड़ा कंपनी को ही खरीदना है, वो एक दिन में उसका 51% नहीं खरीद पाएगा। धीरे धीरे मार्केट में शेयर्स मिलेंगे तो वो इन्वेस्ट करता जाएगा, स्टेक खरीदेगा, धीरे 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 एक डेट ऐसा आएगा जिस दिन उसका 51% या उससे ज्यादा हो जाएगा। एक बार में नहीं खरीदता है। किस पे? एलोन मस्क का पहले से उसमें स्टेक था कुछ परसेंटेज, फिर उसने बोला एक काम करो मुझे 51% स्टेक दे दो, ऑन टेबल पैसा ले लो, हाँ ऑफर किया। तो पहले जब तक उसका कुछ परसेंटेज था ना, मतलब वो उसका एसोसिएट कंपनी था। ट्विटर, हाँ वो बोला नहीं था, तो जिस दिन डील फाइनल हो जाएगा, ठीक है, कि 51% से ज्यादा, उस दिन से एलोन मस्क का ट्विटर एलोन मस्क विल बी द पेरेंट कंपनी, मतलब टेस्ला विल बी द पेरेंट कंपनी, वेयर एज द ट्विटर विल बी द सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर? नॉर्मली ऐसा ही होता है, हर कंपनी का 51% स्टेक एक बार में नहीं ले सकते आप, आपको थोड़ा 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 स्ट्रेटेजिकली आप क्या करते हो, बाई करते हो उस कंपनी को। जिस दिन आपका 51% स्टेक हो गया, उस दिन से वो कंपनी आपका है। बट ये डेट तो कोई और भी हो सकता है ना। क्लियर है? तो ये डेट कोई और होता है, इसीलिए तो हम लोग को ये कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट सीखना होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेगा कि ये होल्डिंग सब्सिडियरी होता क्या है, कंट्रोल कैसे आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ड्रिल डाउन करेगा कि कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम क्या है भैया, उस कंपनी का करंट एसेट इस कंपनी का करंट एसेट प्लस कर दो, उस कंपनी का नॉन करंट एसेट इस कंपनी का नॉन करंट एसेट प्लस कर दो, हो गया ना कंसोलिडेशन। वैसे ही लाइबिलिटीज को प्लस प्लस कर दो, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस प्लस कर दो, बन गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब तो क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, यही तो कंसोलिडेशन है ना। तो फिर इतना झंझट क्यों है? झंझट रहेगा क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि ओवर द नाइट आपका होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं बनता है। जिस दिन बनेगा उससे पहले कुछ सिनेरियो है, उसके बाद में कुछ सिनेरियो है, क्योंकि कंपनी एक बार आपका हो गया, एक बार कंपनी आपका हो गया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो आपके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी यदि आपका है, उसके बाद सपोज एक ए कंपनी है तुम्हारा कंपनी, तुमने बी कंपनी का 51% से ज्यादा स्टेक परचेज कर लिया। अब जिस दिन 51% हुआ तुम्हारा, उस दिन के बाद से बी कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा अपना रेवेन्यू ऑपरेशन से, वो तुम्हारे लिए क्या है, वो तो तुम्हारा ही कंपनी हो गया ना। वंस यू आर द ओनर ऑफ द बी कंपनी, फिर वो बी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा तुम्हारे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है ना। लेकिन उससे पहले जितना भी वो प्रॉफिट कमा रहे, कुछ हिस्सा तो तुमको भी मिल रहा है, वो पैसा क्या है तुम्हारे लिए, कैपिटल प्रॉफिट। तो ये जो सेग्रीगेट करना सीखना है कि कौन सा कैपिटल प्रॉफिट और कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है। जरूरी है क्या सारा उसी के पास है? कोई दूसरे भी तो हो सकते हैं जिसमें 5% किसी के पास है, 2%, उन सबको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी,
उन सबको अपन क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। कि अपने से नीचे जो है सब माइनर ही है, ठीक है, सब गरीब है। 51% अपन बॉस, तो नीचे वाले सब क्या है, सब हाँ ST OBC SC उन लोग ही है अपना, ठीक है, अपन ही मालिक है। क्लियर है? तो वो माइनॉरिटी वालों की कैसे अकाउंटिंग करनी है, उनका फिगर्स कैलकुलेट करना, वो सब सीखना होता है। प्लस ए कंपनी है, बी कंपनी है, ये दोनों कंपनी हो सकता है एक ही जैसा सेगमेंट में बिजनेस करते हो, और होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बिल्डअप होने से पहले इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होता होगा। ए बी को बेचता था, बी ए से सेल करता था, ऐसा कुछ हो सकता ना इंटर ट्रांजेक्शन। लेकिन जब एक ही हो जाएगा तब तो क्या है, नो डेटर नो क्रेडिटर, इंटर कंपनी कैंसलेशन करना पड़ेगा ना। सपोज मिस्टर ए कंपनी बी कंपनी को सेल करता था, तो ए के बुक्स में बी कंपनी क्या है, डेटर, और बी के बुक्स में ए कंपनी क्या है, क्रेडिटर। अब जब एक ही हो चुका है तब क्या है, अरे भाई रिलेशनशिप में पहले लड़का लड़की का सारा खर्चा अपना अपना, हम लोग पूरा स्प्लिट करेंगे बिल को, जहां जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा शेयर ये तुम्हारा शेयर। एक बार रोकाफाई हुआ उसके बाद तो कौन सा तुमसे लेना और कौन सा हमको देना, सब एक ही है ना। म्यूचुअल ओइंग्स को करो कैंसिल, अब हमें जो बाहर वालों से लेना है वो बात करो, वही करते हैं ना। सेम चीज कंपनी में, यही तो ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, ए और बी, ए ने क्या किया, बी को खरीदा, ए इज द पेरेंट, बी इज द माइनर, ठीक है, बच्चा, चिल्ड्रन। अब जरूरी थोड़ी ना हर बार पेरेंट ही बच्चे को बेचे माल, उल्टा हुआ तो। ये जो सिनेरियो है इसको सीखना है। ये होता क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम डाउनवर्ड स्ट्रीम। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर वाले को माल बेच रहा है, बच्चा पेरेंट को माल बेच रहा है। एंड डाउनवर्ड स्ट्रीम का मतलब पेरेंट बच्चे को माल बेच रहा है। तो बाद में जब कंसोलिडेशन करोगे माल गया किसके पास, एक दूसरे के पास ही गया है ना। तो उसका जो एलिमिनेशन सीखना है वो सीखना है। अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के वर्ड सुना हुआ है तुम लोगों ने, एक दूसरे को बेचते हो तो क्या होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीखना है। फिर इसके अंदर तुम लोग को बोनस वाला पार्ट आएगा। बोनस, बोनस क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी फ्री में बोनस शेयर बांटती है, कहां से बांटती है उसके लिए सीआरआर क्रिएट करना हो, एक सीआरआर और बाकी प्रॉफिट से, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से बांटती है। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस जिस दिन तुम्हारा 51% हुआ उससे पहले भी तो रिजर्व एंड सरप्लस होगा कंपनी का, और 51% होने के बाद भी रिजर्व एंड सरप्लस है। कौन से रिजर्व एंड सरप्लस से बोनस दे रहे हो आप, वो डिपेंड करता है। इफ रेवेन्यू प्रॉफिट से दे रहे हो रिजर्व एंड सरप्लस का, तो तुम्हारे लिए वो जो बोनस है वो रेवेन्यू इन नेचर, और यदि तुम उससे पहले का प्रॉफिट से दे रहे हो तो तुम्हारा कैपिटल इन नेचर बन जाएगा। तो ये सारा ट्रीटमेंट, प्लस डिविडेंड का भी पॉइंट आएगा यहाँ पे, कि तुम्हारा सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो होल्डिंग को भी मिलेगा और माइनॉरिटीज को भी मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट मतलब 8-10 पॉइंट को मिला के कंसोलिडेशन पूरा का पूरा बनता है, ठीक है। स्टोरी लाइन यही है कि जब एक कंपनी का बहुत सारा कंपनीज होता है, उन सब कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके एक साथ करना है, दिस इज कंसोलिडेशन। मर्जिंग कब होगा, जब तुम्हारा होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये होल्डिंग सब्सिडियरी का मतलब है कि पेरेंट कंपनी एंड माइनर कंपनी, तो वही चीज मेन है सबसे पहले। वो सीखने के बाद मैं बताऊंगा कि सिनेरियो कैसे कैसे बदलेगा। ठीक है, होल्डिंग कंपनी अभी तो पता है AS21 तुम लोग बोला ही नहीं था। अरे उधर आगे नहीं लिखा, ये चैप्टर AS ही है एक तरह से। AS21 कंसोलिडेशन बोलो या फिर चैप्टर बोलो, सिर्फ बात एक ही है, ठीक है। अब देखो होल्डिंग और सब्सिडियरी कब बनता है, जब मोर देन 50%, इवन 50% भी आपके पास है ना, तभी भी आप क्या हो, होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है। 50% से ज्यादा होना, सपोज एक कंपनी के पास 100 शेयर्स, शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स है, इफ आपके पास 50 शेयर्स है ना, then you are not the holding company. If you have 51 share, then only you are the holding company. Clear है?
तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। एंड एसोसिएट कंपनी बताया मैंने 20% से लेके 50% तक यदि स्टेक तुम लोग के पास में है तो उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। और जॉइंट वेंचर का मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम लोगों ने साथ में मिलके काम कर रहे हैं, उसको अपन जॉइंट वेंचर बोलते हैं। 50% मतलब उसको क्या बोलेगा? एसोसिएट कंपनी कुछ नहीं है, तुम्हारा मालिकाना हक नहीं आया उस कंपनी के ऊपर में, तुम्हारी नहीं चलेगी वहां पे, क्योंकि तुम्हारे बराबर कोई और की भी तो चल सकती है। मतलब दोनों ही ऑनर है क्या? दोनों ही ऑनर है। ऑनर तो तुम 1% होने से भी तुम ऑनर है, एक शेयर होने से भी ऑनर है। मैंने पावर, जब तक तुम्हारा डोमिनेटिंग पावर नहीं होता तब तक तुमको होल्डिंग नहीं बोला जाएगा। डोमिनेटिंग पावर कब आएगा? जब तुम सबसे ज्यादा होल्ड करते हो, और सबसे ज्यादा क्या होता है 100% में सबसे ज्यादा होता है 50.1%, क्योंकि 50% और 50% वो तो बराबर ही हो गया, तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ तुम्हारे पास? तो पॉइंट्स में तो होता नहीं, इसीलिए बेसिकली नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं 51%। इफ आपके पास 51% है और किसी के पास 49% है, दैट मीन्स यू हैव द होल्डिंग, यू हैव द पावर इन कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंपनी कैन बी टर्म्ड एज होल्डिंग कंपनी इफ इट हैज कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। कंट्रोल बोले तो कैसा? कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय वे ऑफ फॉलोइंग। कैसे कैसे? बाय परचेजिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। स्पेसिफाइड बोले तो 51%, मतलब 51% होल्ड करके आप उस पर कंट्रोल ले सकते हो, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपका ही पावर चलता है, इसको अपॉइंट करो, इसको निकाल दो, ऐसा ही डिसीजन लेना होगा। इट मींस दिस इज योर होल्डिंग कंपनी, you are the holding company of that company. होली ओन्ड का मतलब क्या हो गया कि पूरा 100% तुम्हारे पास में ही है उस कंपनी का, बाहर वाला कोई है ही नहीं, सारा का सारा तुमने ही खरीद लिया, उसको होली ओन सब्सिडियरी बोलते हैं। 99% भी नहीं, 1% भी बाहर वाला है तो है ना, फिर होली ओन का हो। अगर जैसे 51 रिलायंस हो गया, 50 मतलब मेरा कंपनी है, रिलायंस मेरे अंदर का इन्वेस्ट करा 51% और मेरा 49%, तब वो होल्डिंग सब्सिडियरी। इवन रिलायंस नहीं, होली ओन्ड का मतलब है तुम्हारा कंपनी का 100% स्टेक रिलायंस के पास है, पूरा का पूरा जितना भी शेयर कैपिटल अब सिर्फ रिलायंस के पास है, उसको हम लोग होली ओन सब्सिडियरी बोलता है। वो जो तुम बोल रहे हो 51-49 उसको हम लोग बोलता है पार्शियली ओन। तब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। लिखा हुआ है ना तुम्हारा? अभी नमन का हो गया नहीं, यहीं पे था क्या?
पार्टी वार्टी का फोटो तो देखा था उसका, छोड़ दिया वो। और एग्जाम लास्ट डे मिला था तो वो बोला था कि छोड़ेगा। ये छोड़ देगा। हाँ, ये एग्जाम भी अच्छा नहीं किया, आप छोड़ देगा, दूसरा कुछ करेगा। उस दिन हम लोग तीनों तो साथ में था तो पढ़ता कहाँ था वो, पढ़ना पड़ेगा ना। हमको विशाल बोला कि अगर भी पास नहीं हुआ तो कोई लेगा क्या, मैं बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे। तब तक मन करेगा करता रहेगा ना। पास नहीं हो रहे हो तो आप अपना गलती से पास नहीं हो रहे हो, वही तो। कोई तो आपको थोड़ी ना फेल कर रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो उस डेडिकेशन से, उस वजह से पास नहीं हो रहे हो। नमन तो काम पढ़ना ही छोड़ दिया। एवरी टाइम एग्जाम से एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले बोले भाई आप क्या कर रहे हैं, पढ़ना रात भर। अब थोड़ी ना इंटर मजाक थोड़ी ना है कि तुम्हारा हफ्ता 10 दिन का पढ़ाई में हो जाएगा। कंपटीशन से इंटर का एग्जाम बहुत बोलता है नमन को हम मोटिवेट किया छोड़ने के लिए, उसको बोला नहीं। मतलब अच्छा इधर हमको ये बोले 3 बार में होने से फिर फायदा क्या है, मतलब क्या नहीं फायदा क्यों नहीं है फिर। दिखाना था, इसी बात पे याद आया हमको। उस दिन सम्राट भी मैनेज किया था फाउंडेशन में। सम्राट का हाँ वो ठीक ठाक बोल रहे। सम्राट भी यार, वो कैसा है, पढ़ता है कि नहीं नहीं कॉलेज में इतना बिजी रहता है। हाँ वो बीकॉम को इतना, हमको बोलते बीकॉम में ज्यादा इम्पोर्टेंस है। फाउंडेशन में शैली चौधरी AIR 1 इन CA 2015। कौन है? शैली चौधरी एक CA था, ठीक है, AIR 1 आया था 2015 में। वो 3 घंटे में फेल ही हो रहा है। 65% था 12th स्टैंडर्ड में। IPCC फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था 4th अटेम्प्ट में, एंड सेकंड ग्रुप 5 बार फेल किया था वो IPCC का, और CA फाइनल AIR 1। ऐसा होना चाहिए ना, तब ना स्टोरी बता पाएगा यार बचपन से टॉप करते आ रहा है, टॉप करते आ रहा है शाम में। Topper does not have any story only. वही तो, कोई पूछेगा They never have टॉप any ही करते, story. सारा दिन पढ़ते हैं टॉप करते हुआ। बट एटलीस्ट ये पर्सन अपना लाइफ में कोई भी चीज को फेलियर नहीं मानेगा। इतना गिरने के बाद भी जो उठ के हिम्मत कर सकता है, वो तो फिर बोलेगा अब तो और गिरा दो भगवान, अब तो लिमिट ही खत्म हो गया। अब 5 बार सेकंड ग्रुप में फेल करा सकता है, IPCC 4 टाइम हम फेल किया है। नीचे कहा जाएगा। और एक है प्रवीण बोल के एक है ये, ठीक है, वो 2 अटेम्प्ट लिया फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, 4 अटेम्प्ट लिया IPCC क्लियर करने के लिए, और 5 अटेम्प्ट लिया फाइनल को क्लियर करने के लिए। और जिस दिन कैंपस हुआ उस टाइम उसका पैकेज था 22 लाख। तो never ever, even your marks can never decide your destiny. Marks is just a number. It's the dedication towards that profession. केसी सर का राइट हैंड थोड़ी ना सी है। हाँ नहीं है तो क्या है, पुगलिया जी। पुगलिया जी, हाँ सेम है, बीकॉम का ही गया ना, But he is far better than lots of chartered accountants. घुसो तो बिना किए निकलो मत, सीधा सा कहानी। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं, जिसके लाइफ में बहुत बड़ा ईगो है उसके लिए CA बना ही नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका ईगो CA तोड़ा नहीं। हम ये है वो है टॉपर है फलान है, सबको CA गिराता है, सबको अपना आईना दिखा देता है, अच्छा तुम तो इतना बड़ा टॉपर था, कहाँ गया मार्क्स। जब टॉपर लोग भी निकल सकता, वो जो कम मार्क्स आता है वो करके दिखा देता है। सबका होता है, सबका होता है। ये अपना चेंज हो जाता है। फिर 100% वोटिंग पावर पे क्या लिखा है? वेस्ट विथ होल्डिंग कंपनी, VEST।
होली ओन कब होता है? जब 100% होल्ड करता है, और पार्शियली मतलब नॉट 100% बट मोर देन 51%। more than 50%. एग्जैक्टली क्या होता है कि 50.01 भी तुम्हारा मोर देन ही हो गया, बट हम लोग उसको ऐसा बोलते नहीं ना पॉइंट्स में, इसलिए उसको मैं 51% बोलता हूँ। मोर देन 50 होना ही पड़ेगा, इवन 50 होने से भी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी मोर देन 50। सपोज 5 तुम्हारा किसी कंपनी का 8,73,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, तो तुम्हारे पास कम से कम कितना होना पड़ेगा पता है? उसका 50% होता है 4,36,500, 4,36,501, then you are the holding company। 50% से थोड़ा सा ज्यादा होना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी बताया रिलायंस का इतना सारा कंपनीज है, तो ये सब अलग अलग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाता है, लेकिन रिलायंस एज ए होल क्या करेगा? इन सबको मिला के बनाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज रिलायंस इज द पेरेंट कंपनी एंड दीज आर द सब्सिडियरी कंपनीज। जियो रिलायंस का सब्सिडियरी है, आलोक इंडस्ट्रीज वो कपड़ा वाला कंपनी, ठीक है। नेटवर्क 18 जो न्यूज चैनल देखता है तुम लोग, और रिलायंस पेट्रोकेम जो अपना आएगा थोड़ा टाइम में, तो इसमें भी आ जाएगा, ईवी के अंदर भी आ ही जाएगा। अभी तो पेट्रोलियम में है, सीएनजी वगैरह में रिलायंस बहुत चलता है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ऐसे कुछ है उसका नाम, रिलायंस का। तो बहुत है, ऐसे तो सिर्फ 4 ही लिखा, और भी बहुत सारा कंपनीज है रिलायंस का, बट रिलायंस क्या, ये तो एक ग्रुप कंपनीज हो गया। टाटा का भी ऐसी बहुत सारा कंपनीज है, ठीक है। अडानी का भी है बहुत सारा। तो बस वही है कि उन लोगों को लास्ट में क्या करना था, कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखना। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर में कितना चीज तुम लोग को सीखना है। नंबर 1, नया पेज में लिखो तो। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ percentage of holdings, calculation of percentage of holdings between parent company and minority company, sorry not minority company, parent and minority, percentage of holding between parent company and minority। बिकॉज क्या होगा, पेरेंट जो होता है उसके पास में कितना होता है, 51% से ज्यादा होता है, 100% तक तो नहीं होता है ना। इफ 100% हुआ वो तो फिर होली ओन सब्सिडी हो गया, फिर तो कुछ कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। सीधा से सीधा क्या है, जितना भी तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी का वो सारा उसी का ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब उसके पास 100% नहीं होता है। सपोज उसका 70% भी है, तो 30% तो बाहर वाले है ना, तो बाहर वालों को भी देना पड़ेगा, और 70% खुद के पास आएगा। तो ये बाहर वालों का कितना शेयर है हर बार पता होना पड़ेगा ना। सपोज प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, तो 70 रुपए तो तुम लेके चले जाओगे, लेकिन 30 रुपए बाहर वालों को देना पड़ेगा ना। वैसे ही शेयर कैपिटल में कुछ 70% तुम्हारे पास होगा, तो 30% किसी और के पास भी तो होगा। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना पड़ेगा कि पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है और माइनॉरिटी का शेयर कितना है। और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता नहीं है, क्वेश्चन तुमको बोल देगा कि सब्सिडियरी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतना है, उसमें से इतना शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना परसेंटेज तुम्हारा पेरेंट कंपनी के पास है, जो बचा हुआ है वो किसके पास होगा, माइनॉरिटी के पास में होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना है। सेकेंडली, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक का मतलब होता है उस कंपनी का मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस दिन पेरेंट कंपनी का 51% होगा उसके अगले दिन से तो वो मेरा कंपनी है, ठीक है। तो जिस दिन हो रहा है उस दिन से उसके अगले दिन से वो जो कंपनी है जितना भी अर्न करेगी वो मेरे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट, उससे पहले जितना भी अर्न करता था वो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। तो जिस दिन मेरा 51% हुआ उस दिन उस सब्सिडियरी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू लिखो, चाहे मार्केट वैल्यू लिखो, चाहे नेटवर्थ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। वहां लिख के रखना इंट्रिंसिक वैल्यू स्लैश नेटवर्थ स्लैश मार्केट वैल्यू, बात एक ही है, सब कुछ है। मुझे जानना है कि उस सब्सिडियरी कंपनी का वर्थ कितना है मार्केट में। नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सब कुछ उसके नाम में ही है, कुछ याद नहीं करना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? उसको खरीदा है, खरीदने का कॉस्ट कितना लगा मेरा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम अब मेरा ही वो कंपनी हो गया, 51% खरीदने में तुम्हारा घर से कितना पैसा गया, ठीक है। तो तुम 51% किसी कंपनी को खरीदने के लिए सपोज 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसके बदले में रिटर्न में कुछ मिलेगा भी ना। उसका 51% तुम्हारा हो गया। उस कंपनी का जितना भी एसेट्स लाइबिलिटीज है, नेट एसेट्स जितना भी है, नेट एसेट्स का 51% तो तुम्हारा है ना, उसके लिए तुमने कुछ पैसा दिया है। तो डिफरेंस क्या होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो होगा। सपोज एक कंपनी के पास में 500 करोड़ का एसेट्स है, तो 51% आज से तुम्हारा है, तो कितना हो गया, 255 करोड़ अब से तुम्हारा होगा। उसके लिए उतना स्टेक खरीदने के लिए तुमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया 300 करोड़ रुपए, तो ज्यादा दे रहा है ना फॉर द गुडविल। और कम देता तो क्या था, हाँ शेयर्स खरीदा हमने उस कंपनी का, तो हमने 300 करोड़ दिया उस कंपनी को कि आज से 300 करोड़ ले लो, तुम्हारे कंपनी का 51% हमारा। तुम्हारा कंपनी का 51% हमारा का मतलब तुम्हारे कंपनी का नेटवर्थ ऑफ द 51% इज अर्स। कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो उस कंपनी में जो भी बचा है उसका 51% हमें मिलेगा और 49% माइनॉरिटी वालों को मिलेगा। तो उतना खरीदने के लिए तुम कुछ दे रहे हैं ना। ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बनाना कुछ नहीं है, हम किसी को खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। तो यदि पैसा ज्यादा दे दिया, क्यों दिया ज्यादा, और गुडविल कम दिया, फायदा हो गया। सपोज 255 करोड़ का एसेट खरीदा हमने, उसके लिए हमने पैसा दिया सिर्फ 200 करोड़, 55 करोड़ कम दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या ये प्रॉफिट है या नहीं है। बट ये कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से वही पता चलेगा कि व्हाट इज गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो हमने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दैट इज गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। वही निकालना है मुझे कि किसी कंपनी को खरीदने में मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान तो होता ही नहीं है, गुडविल के लिए पैसा दे रहे हैं हम लोग, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, माइनॉरिटी होल्डिंग्स। माइनॉरिटी बोले तो वो इंसान अदर देन पेरेंट कंपनी को छोड़ के जितने भी है वो माइनॉरिटी है, उनका उस कंपनी में कितना हक है, क्या क्या मिलेगा उन लोग, दैट इज माइनॉरिटी होल्डिंग्स। नेक्स्ट, treatment of losses, treatment of losses if it exceeds
minority holdings. If it exceeds minority holdings. Next point. Treatment of dividend. Next. Treatment of bonus issue. Next. Treatment of revaluation profit. Next. Treatment of upstream and downstream transaction. Next, mutual owings cancellation. Last point, 11 number. Knowledge of A, date of acquisition, B, date of incorporation, C, date of reporting. ये 11 लोग तुम्हारी टीम में हैं, तो कंसोलिडेशन का कप तुम्हारे हाथ में। सिर्फ ये 11 लोग, इंटर के लेवल का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, इस 11 पॉइंट के इधर उधर घूम रहा हो, और इससे ज्यादा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होगा। कंसोलिडेटेड पीएल में सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा, उस 2 पॉइंट को तुमने दिमाग में रख लिया तो कंसोलिडेटेड पीएल करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही घूमते हो, ठीक है। जैसे ये रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट लिखा, एक ही हिसाब बेटा ट्रांजैक्शन है, पूछता है तो वही पूछता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में, उस पर फोकस रखना होता है तुम लोग। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला, जब भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप क्रिएट होता है, देखो इन्वेस्टमेंट हम पहले से करना शुरू कर देते हैं एक कंपनी में, ठीक है, लेकिन जिस दिन होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बिल्डअप होगा उस दिन कुछ और ही होता है। उस दिन को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी वो कंपनी हमने खरीद ली। उसके बाद से हम लोग को फिर से उसको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल पीरियड स्टार्ट होता है। तो बेसिकली 3 डेट होता है, वन इज डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये तीनों अलग अलग हो सकता है। जैसे कि डील हो गया 1 अप्रैल को, उसको अपन बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, बट पेपर वर्क करते 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 टाइम लगता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन करवाया हमने जुलाई में, तो अप्रैल मई जून बिजनेस तो बंद नहीं होगा ना, चलता जाएगा, क्लियर है। अब जुलाई में इनकॉर्पोरेशन हुआ, प्री एंड पोस्ट याद है ना, ऐसे तो होता था कि प्री पीरियड का प्रॉफिट्स को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट्स मानता है और पोस्ट को क्या करता है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स मानता था। सिमिलरली इज ओवर हियर,
कि आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ और हो सकता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ और हो सकता है, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो ईयर एंड होता है, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रिपोर्टिंग इनकॉर्पोरेशन के बीच में जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है ना, इट इज एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर यू, क्योंकि एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी दैट विल बी योर रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि अब वो कंपनी तुम्हारा है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही तुम्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है, इट इज ऑलवेज अ कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी था ही नहीं, तुम्हारे नाम से हुआ ही नहीं ना, उससे पहले यदि वो तुम्हें कोई प्रॉफिट दे रहा है देन इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट नॉर्मली हम लोग क्या करता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करता है। याद करो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड वाला पॉइंट, वहां पे क्या करते थे, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अगले साल तुमको डिविडेंड मिल रहा है रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर, जिस दिन तुम्हारे पास शेयर्स था ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करते थे ना। तो जो वहां सीखा वही चीज यहाँ अप्लाई होता है कि तुम्हारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू हैव डन, ठीक है। तो जितना तुमने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में जितना भी कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है वो तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होना चाहिए ना। तो वही चीज तुमको करना होता है यहाँ पे कि कैपिटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है एक एक करके, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट लिखा, जस्ट मैं ग्लिम्स बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या लिखा जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक होता है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और एक होगा सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। अब मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च, ठीक है। अब क्या किया, होल्डिंग ने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में सब्सिडियरी ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब 1 जुलाई को पूरा कंट्रोल आ गया, क्योंकि क्या हुआ, बिजनेस तो चलता जाता है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। 1 जुलाई को क्या हुआ, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है होल्डिंग सब्सिडियरी का, यहाँ पे 51% से ज्यादा स्टेक किसके पास आ चुका है, होल्डिंग कंपनी के पास आ चुका है, बट कंपनी तो चल रहा था। यहां से ये मेरा ही कंपनी है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 51% से ज्यादा स्टेक। तो ये ड्यूरेशन को मैं क्या बोलता हूँ, ये दो अलग ड्यूरेशन हो गए ना। इससे पहले का जो भी ड्यूरेशन चल रहा था मेरे लिए, ये क्या है, इससे पहले का ये जो भी ड्यूरेशन था मेरे पास में, ठीक है, ये ड्यूरेशन क्या है मेरे लिए, मेरा कंपनी तो था नहीं, मैंने तो जस्ट पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बट ये ड्यूरेशन क्या हो गया, ये तो मेरा ही कंपनी है। तो यहाँ पे तो कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी, मतलब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बट यहाँ कैसा भी करे मुझे फर्क नहीं था, तो ये मेरा कंपनी नहीं है। तो अब देयर कम्स द टू सेगमेंट, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे जितना मुझे कमाई हो रहा है ना, सब फायदा है मेरा, बट ये क्या है मेरे लिए, लेकिन इस डेट में, ईयर का स्टार्टिंग डेट है, इस डेट में क्या हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन है मेरा। यहाँ पे मुझे जानना होता है कि इस सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ कितना है। नेटवर्थ बोले तो नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और आई कैन से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। क्योंकि इफ नेटवर्थ मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज इस डेट में हुआ क्या, मेरे पास तो 51% आ गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके पास 49% है, माइनॉरिटी वाले। तो जितनी भी उस दिन कंपनी का वर्थ होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो मैं अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करूंगा कि इस कंपनी को एक्वायर करने में मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। इफ प्रॉफिट हुआ देन इट इज अ कैपिटल रिजर्व फॉर मी, एंड इफ मेरा लॉस हो रहा है, लॉस मतलब मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम पेइंग फॉर द गुडविल। क्लियर है। अब जब कंसोलिडेशन बनाएंगे
कंसोलिडेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है पता है? ये होल्डिंग का बैलेंस शीट है, सपोज बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग जब जब इन्वेस्टमेंट करता है सब्सिडियरी कंपनी में तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेगा ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, राइट। लेकिन जिस दिन होल्डिंग और सब्सिडियरी मर्ज हो जाएगा तो बताओ क्या बुक्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा क्या? ये बुक से इन्वेस्टमेंट डिलीट हो जाता है। सपोज कि मैंने क्या किया, 51% के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है 200 करोड़, 200 करोड़, और एक बैलेंस शीट है सब्सिडियरी कंपनी का जिसमें टोटल एसेट्स है 300 करोड़। यहाँ पे एसेट्स लिख देता हूँ ऐसे, 300 करोड़, ठीक है। और इधर में तुम्हारा शेयर कैपिटल बना देते हैं अपन, आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ लिखते नहीं, शेयर कैपिटल बना देता हूँ मैं 250 करोड़ का, और रिजर्व एंड सरप्लस 50 करोड़, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज एक बार कुछ लिखा ही नहीं। अब 200 करोड़ इन्वेस्ट करके मैंने क्या किया, 51% स्टेक परचेज कर लिया। 51% स्टेक परचेज कर लिया तो मेरे पास कितना आ गया, इस कंपनी का नेटवर्थ कितना है, 300 करोड़। 300 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसका 51% अब हमारे पास है कितना, 153 करोड़ अब हमारा है इसमें। उसके लिए हमने पे कितना किया, तो क्या है, गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। अब सोचो जिस दिन ये दोनों प्लस होके बैलेंस शीट बनेगा तो कैसा बनेगा? इन दोनों को मैं सोचो, मैं ऐसे लिखूंगा क्या, इन्वेस्टमेंट 200 करोड़, उसका शेयर कैपिटल भी तो आ जाएगा ना मेरे पास, कितना, 250 करोड़ का 51%, 127.5, रिजर्व एंड सरप्लस का 25.5, बाकी तो माइनॉरिटी के पास है, वो तो मेरा नहीं है। उसके शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस चलो मेरे बुक्स में आ गए, माइनॉरिटी चला गया तुम्हारा 147 करोड़। ऐसे दिखाएंगे क्या? एक क्या होगा, गुडविल भी आएगा, गुडविल के लिए पे किया था ना, कितना था, इस तरीके से। लेकिन एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके बदले में पैसा मिलेगा। जिस कंपनी को तुमने मर्ज कर दिया ये तो उसी के बारे में तुम बोल रहे हो, और ये लायबिलिटीज है। तुम्हें नहीं लगता ये एक दूसरे से लेना देना है? ये तो एच और एस दोनों एक साथ हो गया ना। होल्डिंग बोल रहा है मैंने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सब्सिडियरी बोल रहा है मेरे लिए ये लायबिलिटी है। अल्टीमेटली तुम्हें नहीं लगता सब्सिडियरी ये बोल रहा है मुझे होल्डिंग को इतना पैसा देना है, और होल्डिंग ये बोल रहा है कि मेरे को सब्सिडियरी से इतना लेना है ना? तो क्या होना चाहिए, दोनों कैंसिल होके सिर्फ नेट फिगर ही बुक्स में रहना चाहिए गुडविल का, ठीक है। ये एंट्री में और इलाबोरेट करके समझाऊंगा, अभी जस्ट छोटा सा ग्लिम्स दिया। ऐसा बहुत जन कंफ्यूजन होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कम कैसे हो गए? ये कम कुछ नहीं होता, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम दोनों कंपनी के बैलेंस शीट को मिलाओगे तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, रिजर्व एंड सब एक ही तो है। जब एक ही है तो आपस में कैंसिल भी तो हो जाना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा होता है। क्लियर है? तो आपको एक चीज ये सीखना है। अब देखो, आपने देखा कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम लोग को पहले जानना क्या है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है, एज पर द मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बुक वैल्यू नहीं लेते। हाँ, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन यू कंसीडर बुक वैल्यू। सबसे पहला काम है पता करो क्वेश्चन के अंदर में कि तुम्हारा डेट किस दिन तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, उस दिन सब्सिडियरी कंपनी का नेटवर्थ कितना था।
ताकि हम बांट सके होल्डिंग और माइनॉरिटी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देखा हमने? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अभी बताया कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है और कुछ नहीं होता है कि कितना पैसा देके हमें कितना सामान मिल रहा है कंपनी का, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद माइनॉरिटी होल्डिंग। अब देखो ये माइनॉरिटी वालों को ना कैपिटल प्रॉफिट से मतलब होता है ना रेवेन्यू प्रॉफिट से, उनको तो सब कुछ ही मिलेगा क्योंकि माइनॉरिटी कंपनी में कंटिन्यू रहेंगे, यानी वो यहां तक खड़े रहेंगे। 31 मार्च को जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी सब्सिडियरी कंपनी की, माइनॉरिटी तो यहाँ पे भी रहेंगे ना, तो यानी माइनॉरिटी को सब कुछ मिलता है, जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था और जो यहाँ पे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। यानी 49% को तो शेयर कैपिटल में मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में भी हिस्सा रहेगा, और चाहे कैपिटल प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू प्रॉफिट हो तो सब कुछ मिलेगा उन लोग को। तो दैट इज द माइनॉरिटी होल्डिंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटीज को अलग से ट्रीट करते हैं अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में हम लोग अलग से माइनॉरिटी का इंटरेस्ट दिखाते हैं कि पूरी कंपनी के अंदर में माइनॉरिटी का इतना पैसा है, वो निकालना कैलकुलेशन एक अपने आप में तरीका है उसको प्रेजेंट करना। फिर आपने पढ़ा था कुछ ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड बोनस, ये सब लिखा, क्या 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 लिखा? ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ यस। इसका मतलब ये है कभी कभी क्या होता है कंपनी में लॉस होता है, लॉस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लॉसेस किस में बटेगा? फिर एक 51% वालों के पास और एक 49% वालों के पास, यानी कुछ पेरेंट कंपनी के पास जाएगा, कुछ माइनॉरिटी के पास जाएगा। लेकिन लॉ ये बोलता है माइनॉरिटी, नाम ही क्या है, गरीब। माइनॉरिटी मतलब गरीब, बोलता है इन लोगों को उतना ही बर्डन डालो जितना उनका पैसा कंपनी में है, उससे ज्यादा नहीं। यदि उनका पैसा 100 करोड़ है ना, तो 100 करोड़ तक का लॉस तो उन लोग बियर करेगा। उसके बाद 101 करोड़ भी हो गया ना, दैट 1 करोड़ हैज टू बी बॉर्न बाय द पेरेंट कंपनी। ठीक है, तब तक पेरेंट कंपनी बियर करेगा जब तक कंपनी वापस प्रॉफिट में नहीं आ जाती। एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ गया उसके बाद क्या होगा, तो वापस माइनॉरिटी को दे दो प्रॉफिट, ऐसे नहीं होगा। जितना लॉस पेरेंट कंपनी बियर किया था माइनॉरिटी का, पहले उतना प्रॉफिट उनको दो, उसके बाद वापस बांटना शुरू करो। ये बोलता है लॉ। लॉसेज इन केस ऑफ माइनॉरिटी कितना बियर करेगा, बोलता है माइनॉरिटी का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता बुक्स में, जितना है उतना तक का लॉसेस तो आप बियर करवाना, उससे ज्यादा लॉसेस हुआ ना तो कौन बियर करेगा, पेरेंट कंपनी। बाद में जब वापस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांटना नॉर्मली, लेकिन पहले प्रॉफिट जितना लॉसेस बियर किया था होल्डिंग कंपनी फॉर माइनॉरिटी, पहले उनको देना, वो सेट ऑफ करना, फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा दैट विल बी गिवन टू द माइनॉरिटी। उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड, ये भी एक प्रॉफिट है, ये भी एक प्रॉफिट है ना। डिविडेंड तो कभी भी दे सकता है, इस पैसे से भी दे सकते हैं और इस पैसे से भी दे सकते हैं। If dividend is given out of revenue profit, then it is treated as revenue. If it is given out of capital profit, then it is treated as capital. तो उसका ट्रीटमेंट करना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन मिलेगा एक इंस्टीट्यूट की बुक में, जहाँ पे एजम्पशन है कि सारा कैपिटल प्रॉफिट यूज करके डिविडेंड दे रहे हैं, सारा रेवेन्यू प्रॉफिट यूज करके डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू, इस तरीके का एजम्पशन। ठीक है, तो वो एजम्पशन बेसिस पे है। उस टाइम मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में नहीं दिया हुआ था क्लैरिटी के साथ कि डिविडेंड कहाँ से दिया, तो तुम लोगों को क्या एज्यूम करना। ठीक है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, डिविडेंड है नॉर्मल, कुछ नहीं है। माइनॉरिटी तो भूल ही जाना, माइनॉरिटी को तो सब कुछ मिलता जाता है, लास्ट में टोटल निकालना है। मैंने पेरेंट कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना, बिकॉज इफ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, माइनस होगा या नहीं होगा। इफ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, माइनस होगा ना। तो टेबल पे लेके जाना है क्या, आपको इस टेबल पे रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, बुला दिया कहाँ था। हाँ, इफ इट इज आउट ऑफ माय कैपिटल प्रॉफिट, तो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट्स क्या करता है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को
कम करते हैं ना, हम्म। जैसे तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सीखा था। इसलिए जरूरी है जानना कि डिविडेंड मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट है। इफ इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट से कम नहीं होता है, वो तुम्हारा नॉर्मल रेवेन्यू है, ठीक है। बट इफ इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट तो आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा, ताकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फिर बदल जाएगा तुम्हारा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्ट कम किया है और एसेट्स ज्यादा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व और बढ़ जाएगा। तो वो चीज कैलकुलेशंस के लिए जाना जाए। सिमिलरली गोज फॉर द बोनस ऑल्सो, क्योंकि बोनस खाली पॉकेट का होता है, फ्री में तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अलग ट्रीटमेंट है, उसका अभी कहानी नहीं बताऊंगा कुछ भी। फिर रीवैल्यूएशन, अब रीवैल्यूएशन का कहानी क्या बताया, बड़ा गजब पॉइंट आएगा कि सब्सिडियरी कंपनी का 1 अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक्विजिशन हो गया 1 जुलाई में, लेकिन रीवैल्यूएशन किया है यहाँ पे, इधर एक पॉइंट ये आएगा सबसे बढ़िया वाला तो, क्योंकि जब आप रीवैल्यूएशन करते हो तब आपका डेप्रिसिएशन बदल जाता है। यदि तुम्हारा रीवैल्यूएशन ज्यादा है तो तुम्हारा एसेट का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो यानी फ्यूचर पीरियड में तुमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया होगा। इफ डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया तो उसका प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट हुआ है। वो सारा घूम घुमा के पॉइंट आएगा यहाँ पे, वो सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वो एक बार क्लैरिटी से समझ में आ गया ना, मतलब रिवैल्यूएशन का दूसरा कोई भी पॉइंट पेपर में नहीं आता, सिर्फ वो एक ही पॉइंट है घिसा पिटा जो बार बार आता है, वो ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन करना सीखेंगे उसके अंदर में, जो तुमने अभी तक पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन किया रिवैल्यूएशन है, बस यहाँ पे विद द डायग्राम आपको डेट्स पे फोकस करना है, वो फोकस करना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद क्या है अपना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। मैंने बताया था कि नीचे वाला ऊपर वाले को बेचेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को बेचेगा, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन करना है कि क्योंकि जब एक ही हो जाएंगे तो एक दूसरे से क्या प्रॉफिट कमाया, कुछ नहीं कमाया, तो उसका ट्रीटमेंट करना सीखना है। देन म्यूचुअल लॉन्च में बोला डेटर क्रेडिटर होगा, तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल होगा, तो आपस में क्या करो, उनको कैंसिल कर दो एंड हटा दो एकदम बुक से। फिर बस डेट ऑफ एक्विजिशन, इनकॉर्पोरेशन और रिपोर्टिंग डेट, ये 3 चीज। यहाँ तक बेसिक चीज क्लियर है, तो कुछ आगे स्टार्ट करें आज, ठीक है। इतना ही चीज है, तुम लोग इतना चीज टर्म्स ध्यान में रखना, ठीक है। कितना चीज पढ़ना है, जब तक कितना चीज पढ़ना है वो याद नहीं रहा, चैप्टर बिल्डअप नहीं होगा। एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ आराम से होल्डिंग माइनॉरिटी शेयर कैसे निकालता है वो सीख लेगा, लॉसेस वाला एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझेगा, एक बार 11 पॉइंट पूरा खुल गया, खत्म है। क्योंकि बैलेंस शीट पीएल बनाना इज नॉट अ बिग डील, वो क्वेश्चन खुद देता है तुम लोग को एग्जाम में बना के शेड्यूल 3 का, तो उसमें बनाना बड़ी बात नहीं, पॉइंट को सॉल्व करना बड़ी बात रहेगी। वर्किंग, सारा वर्किंग नोट्स का खेला है यहाँ पे, ये जो स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप से कंसोलिडेशन का पूरा क्वेश्चन करोगे तो हर बार सॉल्व होगा। लेकिन अपना होशियारी मारोगे, पहले ये पॉइंट कर लोगे, फिर ये पॉइंट, फिर खुद ही फंस जाओगे, करना क्या था पता नहीं, तो वो मत करना। एक सीक्वेंस होता है कंसोलिडेशन को सॉल्व करने का, उस सीक्वेंस से जाते जाना, सारे पॉइंट्स यदि तुम्हारे चेक मार्क हो जाए मतलब कंसोलिडेशन लास्ट में बैलेंस शीट मैच होगा ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, कल अपन आराम से इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पूरा स्टार्ट करेगा। आप जैसा है कंपाइलर दे दो उसका। That's all for today. Thank you. टेंशन बचा है दोनों। हम